हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड टेस्ट सीरीज पार्ट 107 के बारे में। और उत्तराखंड की ये टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स, पटवारी, पुलिस, लेखपाल, बंदी रक्षक, कनिष्ठ सहायक और जो अन्य आपके भविष्य में फॉर्म आने वाले हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों क्लासेज है। अगर आपने इससे पहले के 106 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो आप उन पार्ट्स को भी दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स में इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों बनते हैं। और ये प्रश्न मैंने दोस्तों हमारी जो टेस्ट सीरीज दोस्तों चलती है वहाँ से उठाए हुए हैं और आपको विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करते हुए तथा एक प्रश्न के साथ में 6 से 7 या 8 से 9 अलग अलग पॉइंट बताते हुए मैं चलता हूँ। जैसे कि आप इसका थंबनेल भी देखते होंगे कि 10 to 100 हमारी कोशिश ही रहती है कि 10 प्रश्नों में ही हम आपको 100 से अधिक प्रश्न करवा दें, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, भले ही वो उत्तराखंड के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हो या फिर ओवरऑल प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। और कई सारे फ्री में डेमो टेस्ट भी दोस्तों वहाँ पे अवेलेबल है। 15 से 20 टेस्ट आपको मिल जाएंगे 100 फुल मार्क्स के, तो आप उनको भी वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और प्रीवियस वीडियो मैंने आपको होमवर्क का भी ये क्वेश्चन दिया था, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? 2001, 2003, 2005 या फिर 2004? तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का दोस्तों गठन किया गया था 2003 में। और डेट पूछी जाएगी तो डेट आएगी दोस्तों कब? 27 मई 2003 को दोस्तों उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। तथा इस उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने अपना कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? तो 29 सितंबर 2003। 29 सितंबर 2003 से दोस्तों उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने अपना कार्य करना शुरू किया था। तो ये दोनों प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो 27 मई 2003 को किया गया था और 29 सितंबर 2003 से इसने कार्य करना शुरू किया था। देखिए दोस्तों, कल ही आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि उत्तराखंड पलायन आयोग का नाम बदलकर अब रख दिया जाएगा क्या? पलायन निवारण आयोग। याद रखिएगा, उत्तराखंड पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन निवारण आयोग रख दिया जाएगा। यह घोषणा हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखिए, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन तो मैंने आपको बता ही दिया, 27 मई 2003 को किया गया था। अगर पूछा जाए प्रश्न उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 3 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। वहीं प्रश्न पूछा जाए राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 13 मई 2013 को दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम का गठन कब किया गया था या कब से लागू किया गया था? तो 4 अप्रैल 2016 को दोस्तों उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 अप्रैल 2016 याद रखना है आपको। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? 1931 में किया गया था। उत्तराखंड में जीएसटी कब लागू किया गया था? जुलाई 2017 में उत्तराखंड में जीएसटी लागू किया गया था। उत्तराखंड में दोस्तों प्रश्न पूछा जाए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? 2011 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। और वहीं प्रश्न पूछाता है कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया था? तो 2011 में बनाया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों आयोग या कानून है जिनका गठन आपको याद रखना है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आंसर हो जाएगा 2003। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सभी दोस्तों का आंसर सही था जिन्होंने भी आंसर दिया था। अगला प्रश्न है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जॉली ग्रांट की स्थापना किसने करी थी? डॉक्टर विजय दसवाना ने, श्रीराम शर्मा आचार्य ने, स्वामी राम जी ने या राम स्वामी जी ने? ठीक है, तो अगर हम बात करें हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जॉली ग्रांट, जिसे दोस्तों हम स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय नाम से भी जानते हैं, तो इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? स्वामी राम जी को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और इसका दोस्तों वैसे आप नाम ये भी पढ़ेंगे, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसी को दोस्तों हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न एग्जाम में दोस्तों बहुत बार एग्जाम में प्रश्न यह पूछा गया है, नॉट सिर्फ इतना प्रश्न पूछाता है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना
कहाँ पर की गई है और कब की गई। तो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट दोस्तों कहाँ पे स्थित है, यह जॉली ग्रांट में स्थित है, जो कि देहरादून और ऋषिकेश के मध्य में आता है। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 1989 में दोस्तों हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना हुई है। कब, 1989 में। कहाँ पे हुई है, जॉली ग्रांट में हुई है। इसी को स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। महान संत योगी और समाज सुधारक डॉक्टर स्वामी राम जी की स्मृति में देश विदेश में फैले उनके शिष्यों के द्वारा 1989 में दोस्तों जॉली ग्रांट में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, जो कि दोस्तों एक मेडिकल कॉलेज है तथा इसमें आपका नर्सिंग कॉलेज भी है शायद, और एक ग्राम्य विकास केंद्र भी स्थित है। और एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछाता है कि उत्तराखंड का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था। तो यही था दोस्तों हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट, जिसे स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों पहला कॉलेज भी यही था, उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज, और उत्तराखंड राज्य का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय भी दोस्तों यही था। अब प्रश्न एक एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट को या स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो 2007 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो याद रखना है, स्थापना 1989 में, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 2007 में। स्थापना करने का श्रेय स्वामी राम जी को जाता है। वैसे स्वामी राम जी के शिष्यों को दिया जाता है इसकी स्थापना का श्रेय। ये पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड में तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यूटीयू उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये देहरादून में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की बात करें तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी दोस्तों देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। उत्तराखंड में दोस्तों पतंजलि विश्वविद्यालय की बात करें तो 2006 में दोस्तों पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पे, हरिद्वार में। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर उत्तराखंड में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बात करें तो ये हरिद्वार में स्थित है। 2002 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय की बात करें तो 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी नैनीताल में, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की बात करें तो 1973 में दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसे वर्तमान में हम हेमवती अंदर बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। और गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो 15 जनवरी 2009 को दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया था। और इससे दोस्तों एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा था कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों हमारा 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, टिहरी में इसकी स्थापना की गई थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जननायक के रूप में जाना जाता है, हरगोविंद पंत, प्रयागदत्त पंत, विक्टर मोहन जोशी या फिर भक्त दर्शन को। तो जननायक के रूप में इसमें से किसे जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है हरगोविंद पंत जी को जननायक के रूप में जाना जाता है। किसे, हरगोविंद पंत को, ठीक है। तो हरगोविंद पंत जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। हरगोविंद पंत जी, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, उसकी अध्यक्षता भी किसने करी थी, हरगोविंद पंत जी ने ही करी थी, ठीक है। इन्हें एक प्रसिद्ध समाज सुधारक व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति या आप ये कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या आंदोलनकारी के रूप में भी जाना जाता है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी दोस्तों किसको कहा जाता है, हरगोविंद पंत को जननायक भी कहा जाता है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी दोस्तों हरगोविंद पंत जी को ही कहा जाता है। उत्तराखंड का जननायक भी हरगोविंद पंत जी को ही कहा जाता है। सल्ट का राजनीतिक गुरु भी दोस्तों हरगोविंद पंत जी को ही कहा जाता है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी दोस्तों हरगोविंद पंत जी को ही कहा जाता है। सल्टकार राजनीतिक गुरु या सल्टकार राजनीतिक गुरु भी हरगोविंद पंत जी को ही कहा जाता है। और हरगोविंद पंत जी उत्तराखंड में गर्म विचारधारा के व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें दोस्तों एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन हुआ था काशीपुर में 1920 में, उसकी अध्यक्षता भी हरगोविंद पंत जी ने ही करी थी। हरगोविंद पंत जी के बारे में बात करें तो मूल रूप से अल्मोड़ा से संबंधित है दोस्तों। इनका जन्म 19 मई 1885 को अल्मोड़ा के चितई गाँव में हुआ था, जहाँ पे वर्तमान में चितई गुरु देवता मंदिर स्थित है, ठीक है। ये एक उग्र विचारधारा या गर्म विचारधारा के व्यक्ति थे। और अगर हम बात करें हरगोविंद पंत जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो हरगोविंद पंत जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक इनके राजनीतिक गुरु थे। ये भी आपको पॉइंट डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने कुली बेगार प्रथा उन्मूलन प्रस्ताव और अनेकों प्रस्तावों या फिर राजनीतिक भागीदारी में अपना सहयोग दिया था। जंगलात आंदोलन में भी इन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने अपना सहयोग दिया था, ठीक है। और एक और प्रश्न दोस्तों एग्जाम में याद रखना है कि हरगोविंद पंत ने 1921 में, कब, 1921 में दोस्तों शीतला खेत में सिद्ध आश्रम की स्थापना भी करी थी। तो शीतला खेत में सिद्ध आश्रम की स्थापना भी हरगोविंद पंत ने करी थी, ठीक है। इन्होंने ताड़ी खेत में दोस्तों प्रेम विद्यालय की भी स्थापना करी थी। कहाँ, ताड़ी खेत में, ठीक है।
और एक और प्रश्न दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछाता है कि किसके द्वारा हल चलाकर कुलीन वर्ग की हल न चलाने की प्रथा तोड़ी गई थी, या किसके द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा हल चलाने की प्रथा को शुरू किया गया था। तो 1928 में दोस्तों हरगोविंद पंत जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पहले ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने हल चलाया था। ठीक है, तो हल चलाने की हल मतलब ब्राह्मणों के द्वारा हल न चलाने की प्रथा किसके द्वारा तोड़ी गई थी, हरगोविंद पंत जी के द्वारा तोड़ी गई थी, और 1957 में इनका देहांत भी हो गया था। तो जननायक कहें, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहें, कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहें, सल्ट के राजनीतिक गुरु कहें, और ये सभी नामों से हमें हरगोविंद पंत जी को जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक वीडियो मैंने स्पेशली बना भी रखी है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति और उसके उपनाम की। ठीक है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी हुई है तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे प्रश्न वहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ अन्य नामों की बात करें दोस्तों तो लोकनाथ या लोकनाथ पंत किसे कहा जाता है, गुमानी कवि को कहा जाता है, किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी रैम जी को कहा जाता है, विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी जी को कहा जाता है, काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली जी को कहा जाता है, और अगर हम बात करें देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी को कहा जाता है, गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है, कुमाऊं केसरी के नाम से हमारा बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है, कुर्मांचल केसरी नाम से भी बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। ठीक है, धर्माधिकारी नाम से महिधर शर्मा डंगवाल को जाना जाता है, ढोल सागर के ज्ञाता के नाम से उत्तम दास जी को जाना जाता है, और अगर हम बात करें मौलिक पंडित के नाम से दोस्तों नैन सिंह को जाना जाता है, गर्व भंजक के नाम से माधव सिंह भंडारी जी को जाना जाता है। ठीक है, ऐसी बात करें चिप को उमैन हमारा गौरा देवी हो गया गोरा ब्राह्मण, जिम कॉर्बेट को गोरा ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड गढ़वाल का प्रेमचंद बात करें तो विद्यासागर नौटियाल जी को गढ़वाल का प्रेमचंद नाम से जाना जाता है। तो कई सारे हमारे उपनाम है, चारण के नाम से या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से शिव प्रसाद डबराल जी को जाना जाता है। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, कई सारे उपनाम हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो एक वीडियो में दोबारा से बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतने नाम तो याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो राज्य में दोस्तों ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि आयोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और उत्तराखंड के लगभग 3 एग्जामों में से हर तीसरे एग्जाम में यह प्रश्न हमारा रिपीट होता है, और बहुत बार ये प्रश्न अनगिनत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, राज्य में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। 1 जून 2002, याद रखना है 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, और स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए पर्यटन विभागों बैंकों के माध्यम से 40 लाख रुपये का ऋण इसमें उपलब्ध कराता है, और 15 लाख रुपए तक की स्वीकृत राजकीय सहायता भी राज्य सरकार के द्वारा इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, एक बार तो एग्जाम में दोस्तों यह भी प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड में पर्यटन स्वरोजगार योजना किसके नाम से चलाई गई है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम से चलाई गई है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे दोस्तों, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि पेशावर कांड के नायक के रूप में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को जाना जाता है। पेशावर कांड की घटना कब हुई थी, 23 अप्रैल 1930 को हुई थी। गढ़वाल राइफल्स की 2/18 टुकड़ी के सदस्य थे कौन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और इन्होंने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इसी कारण इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है, और ये घटना दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध घटना भी रही है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में। ठीक है, अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का दोस्तों एक और प्रश्न पूछा था कि इन्हें गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी। तो गढ़वाली की उपाधि इन्हें दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इनका वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का वीर चंद्र सिंह भंडारी। इनकी कास्ट दोस्तों क्या थी, भंडारी थी। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम जलौत सिंह था, और इनका वास्तविक नाम वैसे वीर चंद्र सिंह नहीं, चंद्र सिंह भंडारी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं। अब कुछ अन्य योजनाओं के बारे में भी बात करें जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि नंदा गौरा योजना कब शुरू हुई थी, 2 जून 2017 को दोस्तों नंदा गौरा योजना शुरू हुई थी। ठीक है, ऐसी बात करें अटल खाद्यान्न योजना, तो फरवरी 2011 में दोस्तों अटल खाद्यान्न योजना शुरू हुई थी। ठीक है, और आरोही परियोजना की बात करें तो 2002 में शुरू हुई थी। देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत करें बात करें तो 2009 में शुरू हुई थी। और अगर हम बात करें इंदिरा अम्मा भोजनालय से की तो 2015 में ये योजना शुरू हुई थी। शैलेश मटियानी पुरस्कारों की बात करें तो 2009 से ही शुरू हुए थे। ठीक है, स्कूल चलो अभियान 2001 से चलाया गया था। होम स्टे योजना 2018 से चलाई गई थी। जननी सुरक्षा योजना 2005 से चलाई गई थी। सबला योजना 2010 से चलाई गई थी। इसके ऊपर भी मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है, उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं भाई उत्तराखंड जी के वेरी ट्रिक, आप सर्च करिएगा, आपको एग्जाम में मतलब ये वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगी। ऐसी एक है वंदे मातरम योजना दोस्तों, जो कि गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार के लिए शुरू की गई थी। 9 जनवरी 2004 को जो शुरू की गई थी। ठीक है, यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वंदे मातरम योजना। ठीक है,
अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में अजयपाल को गढ़पाल कहा था? तो अजयपाल को गढ़पाल किसने कहा था दोस्तों? पातीराम ने दोस्तों अपनी पुस्तक में अजयपाल को गढ़पाल कहा था। और कौन सी पुस्तक में कहा था? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक। किसकी है? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसकी है दोस्तों? यह पातीराम की पुस्तक है, जिसमें इसने अजयपाल को गढ़पाल कहा था। अजयपाल दोस्तों जिसने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतकर एक नया गढ़ बनाया था, जिसे हम गढ़वाल के नाम से जानते हैं, और उसी अजयपाल को इसने क्या कहा था? गढ़पाल कहा था। किसने? पातीराम ने। कौन सी पुस्तक में? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक में इसने अजयपाल को गढ़पाल कहा था। एक बार दोस्तों एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि पातीराम ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में करी है? ठीक है, तो या पातीराम के द्वारा उत्तराखंड इतिहास पर जो पुस्तक लिखी गई है वह किस भाषा में लिखी गई है? तो ये दोस्तों अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अजयपाल परमार आज उसका 36वां शासक था। अजयपाल के बारे में पहले मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक पातीराम के द्वारा लिखी गई थी। कब? 1917 में। ठीक है, ऐसे ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये है आपके R.S. टोलिया के द्वारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, हिमालय की यात्रा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काका साहेब कालेलकर के द्वारा हिमालय की यात्रा पुस्तक लिखी गई है। और कुरु कुरु स्वाहा जो पुस्तक है यह मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 46वां हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा हिमालय स्थित है? मध्य हिमालय, उच्च हिमालय, शिवालिक हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय? और ये प्रश्न दोस्तों मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता ही है अभी हाल ही में हमने परीक्षावाणी में उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन वाला जो लेसन है पूरा कंप्लीट विस्तृत रूप से मैंने आपको ये लेसन एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा हिमालय है? तो लघु या मध्य हिमालय उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ हिमालय है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड राज्य के 9 जनपदों में दोस्तों इस हिमालय का विस्तार है। बात करें चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा देहरादून, इन 9 जनपदों में दोस्तों हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय का विस्तार पाया जाता है। इसलिए उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय सर्वाधिक क्षेत्रफल पर स्थित है। और इसको मैं एक्सप्लेन दोस्तों आज नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको ये डिटेल से परीक्षावाणी वाली सीरीज में बता चुका हूं। मैं आपको 19 पार्ट हमारी उस सीरीज में हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो सीरीज तो देख लीजिएगा, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वो सीरीज रहने वाली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, बोक्सा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो बोक्सा जनजाति में दोस्तों वधु मूल्य को मालगति कहा जाता है। क्या कहता है? बोक्सा जनजाति में वधु मूल्य को मालगति कहा जाता है। अगर दोस्तों बोक्सा जनजाति की बात करें या बुक्सा जनजाति की बात करें, तो बोक्सा जनजाति के लोग मतलब अधिकांश जो है वह उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल, रामनगर, बनबस मतलब थोड़ा बहुत चंपावत के बनबसा वाले एरिया में निवास करते हैं। बोक्सा जनजाति को या उत्तराखंड में दोस्तों 5 जातियों को जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था 1967 में। कौन कौन सी थी? भोटिया, राजी, बोक्सा, थारू और जौनसारी, इस 5 जनजातियों को 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और उधम सिंह नगर व नैनीताल जनपद में अधिकांश यह बोक्सा जनजाति के लोग रहते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को दोस्तों बुक्साण भी कहा जाता था। क्या? बुक्साण भी कहा जाता था। और बुक्साण शब्द का प्रयोग हमें आईने अकबरी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और अंग्रेज अधिकारी इलियट का ऐसा मानना है दोस्तों कि ये बोक्सा लोग जो थे सर्वप्रथम चंपावत के बनबसा में बसे थे। ठीक है, और देहरादून में भी कुछ बोक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगर बोक्सा जनजाति की बात करें दोस्तों, ये लोग स्वयं को क्या मानते हैं? ये लोग स्वयं को दोस्तों पवार राजपूत बताते हैं या पवार राजपूत मानते हैं। इन्हें दोस्तों कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि मराठों के द्वारा भगाए गए लोगों का वंशज भी दोस्तों बोक्सा जनजाति को कहा जाता है। ठीक है, और पवार राजपूत मुख्यतः अपने आप को मानते हैं। दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि मंगोलायड जनजाति के रूप में कौन सी जनजाति को जाना जाता है? बुक्सा जनजाति मुख्यतः क्या थी? तो ये मंगोलायड जनजाति के रूप में इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इनके चेहरा चौड़ा होता है, नाक चपटी होती है, होंठ पतले होते हैं। ये मुख्यतः इनकी पहचान मानी जाती है। ठीक है, इनकी कोई भी दोस्तों निश्चित बोली नहीं है, लेकिन ये भांवरी, डच, भैंसी और कुमैया बोली बोलते हैं। ठीक है, बोक्सा जनजाति को दोस्तों कितनी उपजातियों में विभाजित किया गया है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो बोक्सा जनजाति को दोस्तों 5 उपजातियों में विभाजित किया गया है। बोक्सा जनजाति में कौन सी पंचायत होती है दोस्तों? विरादरी पंचायत किसमें पाई जाती है? बोक्सा जनजाति में पाई जाती है। और इस विरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तख्त होता है। तख्त याद रखना है आपको, तख्त इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, तख्त के नीचे मुंसिफ होता है, मुंसिफ के नीचे एक दरोगा होता है और 2 सिपाही होते हैं। कुल इस बिरादरी पंचायत में 5 सदस्य पाए जाते हैं। ठीक है, और वंशानुगत प्रथा इसमें पाई जाती है। और बोक्सा जनजाति की बात करें दोस्तों, तो बोक्सा जनजाति के बारे में आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि इनका जो समाज है वह पितृसत्तात्मक समाज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो मराठों के द्वारा भगाए गए वंशजों के रूप में इन्हें जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब चित्तौड़ पर मुगलों ने आक्रमण किया था तो वहाँ के राजपूत स्त्रियाँ और वो भाग के यहाँ पे आ गई थी, और राजपूत स्त्रियों ने अपने सैनिकों के साथ में जो संबंध बनाए उसके बाद में हमारी बोक्सा जनजाति की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, मुख्यतः इसका निवास मैंने आपको बता ही दिया, उधम सिंह नगर जनपद में अधिकांशतः निवास होता है, चंपावत में भी होता है कुछ कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, और
इनका कोई भी अपना विशेष बोली भाषा नहीं है, ठीक है। और 5 गोत्र या 5 उपजातियों में इन्हें विभाजित किया गया है, ठीक है। अगर इनके प्रमुख त्यौहारों की बात करें तो बॉक्सा जनजाति के प्रमुख त्यौहारों में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा चैती त्यौहार है, नौबी त्यौहार है, होली, दीपावली, इनके प्रमुख त्यौहार माने जाते हैं। इनके मुख्य आराध्य देवी चामुंडा देवी मानी जाती है दोस्तों। काशीपुर में जो चामुंडा देवी मंदिर है वह मुख्यतः इनके एक प्रसिद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इनके देवता साकरिया देवता भी इनके प्रसिद्ध देवता के रूप में जाने जाते हैं, और इनके ग्राम देवता के रूप में भी साकरिया देवता को जाना जाता है। चैती इनका प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। और होंगड़, गोटरे, ढलिया आदि भी इनके कुछ प्रमुख त्यौहार माने जाते हैं। और वधु मूल्य जो बोक्सा जनजाति में है उसे मालगति भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सप्त सामुद्रिक स्रोत में निम्न में से कौन सी नदी नहीं आती है? तो अगर दोस्तों हम सप्त सामुद्रिक स्रोत की बात करें तो केदारखंड में हमारा सप्त सामुद्रिक स्रोतों की बात आती है। सप्त सामुद्रिक स्रोत यानी कि 7 नदियों का एक स्रोत है जिसे सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा जाता है। और स्कंद पुराण के केदारखंड में हमें सप्त सामुद्रिक स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी नहीं आती है? काली, अलकनंदा, धौलीगंगा या फिर नयार? तो काली नदी दोस्तों हमारा सप्त सामुद्रिक स्रोत में नहीं आती है। तो इस सप्त सामुद्रिक स्रोत में कौन कौन सी 7 नदियाँ आती हैं? अलकनंदा, धौलीगंगा और नयार नदी तो आती है। इसके अलावा दोस्तों नंदाकिनी, पिंडर और भागीरथी। क्या? नंदाकिनी, पिंडर और भागीरथी 6 हो गई। इसके साथ साथ ही दोस्तों हमारा मंदाकिनी, ठीक है। ये जैसे आपने पंचप्रयाग पढ़े हैं, पंचप्रयाग में जो हमारी 6 नदियाँ आती हैं, 6 की 6 नदियाँ दोस्तों सप्त सामुद्रिक स्रोत में आती है। कौन कौन सी पंचप्रयाग में? देखिए, अलकनंदा, नंदाकिनी, धौलीगंगा, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी और 7वीं जो नदी है वो है नयार नदी। ये इन्हें सप्त सामुद्रिक स्रोत में माना जाता है। तो ये 7 नदी आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गढ़वाल परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल परिषद की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1919 में गढ़वाल परिषद की स्थापना हुई थी। कब? 1919 में। आपको याद रखना है। कहीं कहीं आपको 1918 भी देखने को मिलेगा, तो जो भी ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। किसके द्वारा दोस्तों गढ़वाल परिषद की स्थापना की गई थी? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है दोस्तों कि गढ़वाल परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि मुकुंदी लाल और अनुसुईया लाल बहुगुणा जी के द्वारा गढ़वाल परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। और लेकिन मतलब ऐसा कोई फिक्स किताबों में दिया हुआ नहीं है कि किसके द्वारा मुख्यतः इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन याद रखना आपको ये कि गढ़वाल परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। वहीं कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। गढ़वाल परिषद की स्थापना वैसे पौड़ी गढ़वाल जनपद में हुई थी, और कुमाऊं परिषद की स्थापना अल्मोड़ा जनपद के मझेला में हुई थी, ठीक है। तो याद रखना आपको गढ़वाल परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 50वां और आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न भी होगा, ठीक है। और वहीं दोस्तों एक और प्रश्न यहाँ से पूछा था कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो तब भी आपको 1919 ही आंसर लगाना है। और दोस्तों मैंने एक आधुनिक उत्तराखंड के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये सभी जो कमेटियाँ थी या सभी जो कांग्रेस या आयोग जो जैसे गढ़वाल परिषद हो गया, कुमाऊं परिषद हो गया, कोली बेगार समिति या जो भी समितियाँ हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ डिटेल्स में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको भी देख लीजिएगा। जैसे गढ़वाल यूनियन है, बहुत बार एग्जाम में गढ़वाल यूनियन से प्रश्न पूछा गया, गढ़वाल सभा से प्रश्न पूछा गया है, साहित्यकारिणी सभा या कोली बेगार समिति, नायक सुधार समिति, इस प्रकार के जो टॉपिक्स थे वो मैंने वहाँ पर आपको डिटेल्स में कराए हुए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शेर सिंह बिष्ट सेरदा अनपढ़ का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो शेर सिंह बिष्ट, जिन्हें हम दोस्तों उपनाम के रूप में सेरदा अनपढ़ के नाम से भी जानते हैं, इनका संबंध मुख्यतः दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा गांव से, अल्मोड़ा जनपद से है, ठीक है। किस जनपद से? अल्मोड़ा जनपद से है, ठीक है। और शेर सिंह बिष्ट सेरदा अनपढ़ ये कौन थे? मुख्यतः एक कुमाऊनी कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 13 अक्टूबर 1933 को हुआ था। तो उत्तराखंड में अनपढ़ नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर सिंह बिष्ट जी को अनपढ़ नाम से जाना जाता है। एक कुमाऊनी कवि थे, अल्मोड़ा के माल गाँव में इनका जन्म हुआ था 1933 में। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ थी जो कि उन्होंने कुमाऊनी में करी थी। हंसने बहार, दैदी बैणी, जाठी घूंगर, ये कहानी है, नेफा और लद्दाख की, मेरी लाटी पाटी, कठौती में गंगा, हमार में बाप, फचेक, सिरदा समग्र, सेगरा संचयन, मुर्दाक बयान, सिरदा का देहावसान, ये कुछ प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है। और इनका संबंध मुख्यतः अल्मोड़ा जनपद से माना जाता है। अब दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क की मैं दे रहा हूँ। किस कुमाऊं कमिश्नर के समय में उत्तराखंड में प्रथम बार मालवाहक रेलगाड़ी चली थी? लॉर्ड डलहौजी, हेनरी रैमजे, लॉर्ड बैटन या फिर लॉर्ड लुसिंगटन? और दूसरा आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कुमाऊं में खसों का शासन किसने
समाप्त किया था? वीरचंद, त्रिलोकचंद, ज्ञानचंद और थोहरचंद? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपने पुरानी वीडियोज़ पोस्टमार्टम क्लासेस की नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा यार। उत्तराखंड का लगभग 70 से 80% सिलेबस मैं आपको डिटेल से यहाँ पे कवर अप करा चुका हूँ। कुछ टॉपिक्स जो मैंने छोड़े हुए हैं उन टॉपिक्स के बारे में दोस्तों डिटेल से मैं अलग अलग वीडियोज़ भी बना चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप एक से भी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो जब तक आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर होना है अगले महीने दोस्तों सितंबर में, आपका एग्जाम पेपर फॉरेस्ट गार्ड का होना है, पुलिस का एग्जाम पेपर आपका होना है, उसके बाद में पटवारी और लेखपाल और बंदी रक्षक का आपका एग्जाम पेपर होना है, तो उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण जो वीडियोज़ रहने वाली हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो यार फिर से कहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। और अगर आप प्रैक्टिस सेट के बेस से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।